नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start the class on the section number 11 of the Hindu Marriage Act. So today we are going to start with section 11. So class of the day is regarding section 11 and this is what void marriages. Again very important for your prelims and very important for your mains. Section 11 is important for your prelims and also important for your mains. Section 11, 12 and these two sections, section 11, section 12, these should be read with section 5 and as well as with section 16. तो सेक्शन 5, सेक्शन 11, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 16 इन सेक्शंस को हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन तीनों चारों सेक्शंस को एक साथ पढ़ना चाहिए। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड अप टू सेक्शन 10। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन 11 एंड प्लीज गो टू द बेयर एक्ट लैंग्वेज। प्लीज सी दिस। First question in your prelims will come from the heading itself. Which section deal with the void marriages? This is what section 11। बहुत सिंपल सी बात है, ये पढ़िए। Any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void and may on a petition presented by either party thereto be so declared by a decree of nullity if it contravenes any of the conditions specified in clauses 1st, 4th and 5 of this section 5। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इससे पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली है सेक्शन 11 डील्स with the question that when can a marriage be declared to be void। एक मैरिज को वॉइड मैरिज कब कंसिडर कहा जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में काफी, फिर भी देख लेते हैं। इफ इट कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, 4th एंड 5th ऑफ द सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 की यहां पे समझिए जरूरत को बस। सेक्शन 5 की क्लॉज 1, क्लॉज 4th एंड क्लॉज 5 1, 4 एंड 5 से इन्होंने रिलेट किया है इसको। तो हमें फिर एक बार एज ए क्विक लुक सेक्शन 5 को देखना चाहिए है क्या क्या इसमें। दिस इज द सेक्शन 5, प्लीज सी दिस। सेक्शन 5 डील्स विद व्हाट? कंडीशंस ऑफ द मैरिज। दिस इज सेक्शन 5, कंडीशंस ऑफ ए वैलिड हिंदू मैरिज एंड दिस इज क्लॉज 1। A marriage may be solemnized between any two Hindus if following conditions are fulfilled, namely neither party has a spouse living at the time of the marriage। सेक्शन 5 की जो क्लॉज 1 है उसकी कंडीशन क्या है कि नीदर पार्टी शैल हैव ए लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ द मैरिज। कि विवाह के समय विवाह के पक्षकारों किसी भी पक्षकार का कोई जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट? जो लोग शादी कर रहे हैं, जो लोग आपस में शादी कर रहे हैं, उनका कोई अन्य पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। इसे हम कहते हैं मोनोगमी, या यू कैन से प्रोहिबिशन ऑफ बाइगैमी। तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस, दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 5 एंड इफ यू रीड इट विद द सेक्शन 11 then it becomes very clear that कि if it is, अब पढ़ते हैं दोबारा देखिए इसको कि क्या कहता है ये। एनी मैरिज कौन सी? solemnized आफ्टर द commencement ऑफ दिस एक्ट। कोई भी ऐसा विवाह जो कब solemnize किया गया हो? आफ्टर द commencement ऑफ दिस एक्ट। इट मीन्स व्हाट? 18 मई 1955, 1955 18 मई के बाद में यदि कोई विवाह हुआ है तो उस पर यह सेक्शन 11 लागू होगा। और यहीं से देखो टेक्निकल क्वेश्चन यहां से बनता है कि सेक्शन 11 कैसे आएगा क्वेश्चन, समझो। सेक्शन 11 इज एप्लीकेबल, ऑप्शन ए। देखिए क्या, आई एम राइटिंग ए क्वेश्चन, यू प्लीज नोट डाउन यहीं से। सेक्शन 11 क्वेश्चन
क्वेश्चन, सेक्शन 11 applies to marriages, option A, solemnized before the commencement of this act, B, solemnized after the commencement of this act, C, before or after the commencement of the act. तो बेसिकली क्वेश्चन कहां से बनाएंगे वो, बिफोर, आफ्टर और बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट एक्ट। मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाते दोबारा समझाता हूं कि दे कैन फ्रेम ए क्वेश्चन अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11, कि सेक्शन 11 कौन सी मैरिजेस पर एप्लीकेबल होगा। तो एज पर द डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 11, दिस इज व्हाट मैरिज सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज सी द सेक्शन 12 एज वेल। यू सी द सेक्शन 12, प्लीज सी दिस। यहां पर आप लैंग्वेज देखो, आप एनी मैरिज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एनी मैरिज सोलमनाइज्ड वेदर बिफोर और कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सेक्शन 11 इज एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ द मैरिज विच आर solemnized after the commencement of this act, whereas section 12 is applicable in both cases, whether the marriage was solemnized before the commencement of this act or whether it was after the commencement of this act. तो प्लीज लेट मी नो, इतनी सी बात में जो टेक्निकल डिफरेंस है सेक्शन 11 का और 12 का, ये समझ में आया नहीं आया? कम ऑन एवरीवन, प्लीज कम ऑन। सो any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void। प्रत्येक ऐसी मैरिज जो कि कब की गई हो, इस एक्ट के कमेंसमेंट होने के बाद में सोलमनाइज की गई हो, दैट शैल बी नल एंड वॉइड, वो शून्य होगी। एंड मे ऑन ए पेटिशन बी डिक्लेयर्ड बाय डिक्री ऑफ नलिटी। ये जो मैरिज है, कोई भी विवाह कब हुआ हो, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद में हुआ हो, नंबर 1, इस विवाह को नल एंड, ये ऐसा विवाह नल एंड वॉइड होगा और इसको डिक्लेयर किया जा सकता है कब, इफ इट कॉन्ट्रावीन्स द क्लॉजेस 1, 4 एंड 5। यदि यह 5 की क्लॉज 1 को या क्लॉज 4 को या क्लॉज 5 को कॉन्ट्रावीन करता हो। और जो क्लॉज 1 हमने पढ़ी थी वो क्या थी, कि लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, कि इफ ए पर्सन, अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, इफ ए पर्सन, सपोज कीजिए ही इज ए बॉय एंड ही वेट्स ए गर्ल, बी एंड जी। नाउ इफ बॉय वाज हैविंग ऑलरेडी W1 ए वाइफ, then it means, and he is marrying G, it means what, he is solemnizing a marriage in contravention of the clause 1 of the section 5। यानी उस व्यक्ति की अगर पहले से ही एक पत्नी है ना, तो यानी कि वो दूसरी शादी कर रहा है वो, तो ये दूसरी शादी जो होगी ये कैसे हो गई है, एज पर सेक्शन दिस विल बी नल एंड वॉइड, दिस मैरिज शैल बी नल एंड वॉइड। नाउ यू लेट मी नो। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, जरा मुझे बताइएगा अच्छे तरीके से। ये हुई 1 मई 1955। प्लीज लेट मी नो, दिस मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड ऑन 1955 1 May बिटवीन H and W1, but at that time he was having a wife already, namely W2, ऐसे मान लीजिए। तो this fellow H was having a already wife, but he again married to W1। तो what will be this marriage, ये मैरिज कैसी होगी बताइए? ये मैरिज वैलिड होगी, दिस मैरिज इज वैलिड, और दिस मैरिज इज void। दिस मैरिज इज वैलिड although he is performing his second marriage, but before the commencement of this act। अगर ये डेट 19 हो जाती
suppose this date is now 1905, then whether this marriage will be valid or void, this will be null and void. So this is the importance of the words after the commencement of that act. सेम एक्ट है दूसरी शादी करना, लेकिन इट विल डिपेंड अपॉन द डेट कि कौन सी डेट को आपने सेकंड मैरिज की। अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले की थी तो आपकी तो सेकंड मैरिज जो है वो वॉइड नहीं होगी। सेकंड मैरिज वॉइड तभी होगी जब आप 18 मई 1955 के बाद में करेंगे। एक तो ये बात हुई सेकंड मैरिज। बाकी फोर्थ एंड फिफ्थ आपको अच्छी तरीके से पता ही है कौन कौन सी है वो। फोर्थ एंड फिफ्थ ही पढ़ाता हूं एक बार आपको मैं। दिस इज द फोर्थ कंडीशन। सेक्शन 5 की जो फोर्थ कंडीशन क्या थी, वी हैव रेड इट, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इट मीन्स व्हाट, ये सेक्शन 5 की फोर्थ कंडीशन है कि जो पार्टीज मैरिज कर रही हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनमें विवाह निषेध नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ जो कंडीशन थी वो थी दे शुड नॉट बी सपिंडास, दे आर नॉट सपिंडास ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के सपिंड नहीं होने चाहिए। इट मीन्स व्हाट, क्या हुआ कि अगर वो सपिंड हैं, अगर वो सपिंडाज हैं, या फिर अगर वो विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं और उनके कस्टम्स परमिट नहीं करते हैं, इन दैट केस जो उनकी मैरिज है वो कैसी हो जाएगी, एज पर सेक्शन 11 दैट शैल बी वॉइड मैरिज। आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग अभी अच्छे तरीके से। दैट मैरिज शैल बी null and void. So very simple, if you violate any of the conditions, condition number 1, 4th or 1, 4th and 5th of section 5, then the consequence will be what, that marriage shall be null and void. लेकिन इसमें नेक्स्ट पॉइंट टेक्निकल पॉइंट है, उसको देखिए आप लोग। व्हाट इज दैट, एंड दिस इज दैट, एंड मे बी सो डिक्लेयर्ड on a petition presented by either party thereto against the other party. This is the question for your prelims again. Upon whose petition this shall be declared so null and void. This is what, upon the either party thereto. It means जो हस्बैंड है या जो वाइफ है वो कोई भी जा सकता है कोर्ट में पेटिशन लेकर के। ये नहीं कि ओनली हस्बैंड जा सकता है या ओनली वाइफ जा सकती है। ईदर पार्टी देयर टू कैन अप्रोच टू द कोर्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ दिस। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। छोटी सी बात है लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स में। प्लीज लेट मी नो कि ईदर पॉइंट समझा नहीं समझा आप लोगों ने। नाउ यहां पर जाइए जरा देखिए, एंड मे बी सो डिक्लेयर्ड बाय डिक्री ऑफ नलिटी। दो बातों को समझिए अच्छी तरीके से देखिए। सच मैरिज शैल बी नल एंड वॉइड, एंड इट मे बी सो डिक्लेयर्ड। इट मीन्स व्हाट, दिस ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट को जब अप्रोच कर रहे हैं, दैट कोर्ट विल डिक्लेयर इट्स नलिटी। ऑल्दो इट इज लीगली स्पीकिंग इट इज नल एंड वॉइड, का मतलब है इट इज जीरो, इट इज नॉन एग्जिस्टेंस इन द आई ऑफ लॉ। नल एंड वॉइड के मीनिंग को समझिए एग्जैक्टली क्या मतलब होता है नल एंड वॉइड का, समझे। इसका मतलब है कि द मैरिज विच हैज, पढ़ लीजिए चलिए एक बार, इट इज इन नो मैरिज इन द आई ऑफ लॉ। ए वॉइड मैरिज मीन्स no marriage in the eye of law, no legal implications of marital relation between the persons, and which does not exist from its beginning. इसी को अच्छी तरह समझ लीजिए, यही डिफरेंस है इसमें। आगे जो हम बात करते हैं वॉइड मैरिज में यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वॉइड मैरिज। और जिन लोगों के लिए, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ रखा है, समझ कर रखा है, तो वहां पर एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट है ना, वॉइड एग्रीमेंट यूज करते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉइड इज सेम हेयर एज वेल। वहां पर भी क्या था कि दिस इज द एग्रीमेंट विच इज वॉइड, मीन्स विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, मीन्स लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस मैरिज, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस कॉन्ट्रैक्ट। सेम प्रिंसिपल इज फॉलोड इन केस ऑफ ए वॉइड मैरिज। लॉ सेज इन द आई ऑफ लॉ दिस इज नो मैरिज एट ऑल, ये कोई विवाह ही नहीं हुआ है। इट हैज नो लीगल इम्प्लीकेशंस। जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो मैरिटल रिलेशंस होते हैं, है ना, जैसे देखिए अगर कोई मैरिज होती है,
है ना। इसको पढ़िए स्लाइड को, फिर मैं समझाता हूं। देखिए, whenever you marry, a marriage confers a status of husband and wife on the parties, ठीक है, एक बात। legitimacy on the children, number 2, number 3, certain rights and obligations against each other and as well against third persons। जब देखिए क्या होता है, मैं समझाता हूं। सौरभ बाबू का विवाह हुआ, सही है, सौरभ बाबू और सुबोधनी का विवाह हुआ, बंगाली नाम ले लेते हैं, है कि नहीं है। नाउ सौरभ बॉस एंड क्या नाम बोले, सुबोधनी, ठीक। नाउ जब इनकी शादी होगी तो काफी कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, इनका मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब ये क्या होगा इनका स्टेटस, हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ ईच अदर। जो इनके बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट बच्चे होंगे उनके, वो लेजिटिमेसी होगी उनसे, वो तो उनके भी राइट्स इनके प्रति, इनके अगेंस्ट, इनके खानदान के इनहेरिटेंस के वो राइट्स अफेक्टेड होंगे। और फिर हस्बैंड एंड वाइफ के, वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है, क्रॉस एक दूसरे के प्रति जो कंजुगल राइट्स हैं, इनहेरिटेंस के राइट हैं, मेंटेनेंस के राइट्स हैं, वो सारे राइट्स एक दूसरे के प्रति यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं मैरिज से। तो मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन विच गिव राइज टू द स्टेटस एंड विच गिव राइज टू द सेवरल राइट्स एंड ड्यूटीज। जो विवाह है उससे आपका स्टेटस डेवलप होता है, क्रिएट होता है, न्यू स्टेटस इज क्रिएटेड नाउ इन द आई ऑफ लॉ, है ना। कुछ न्यू राइट्स अराइज होते हैं, कुछ न्यू ड्यूटीज अराइज होती हैं, ठीक। लेकिन आपने शादी तो कर ली, है कि नहीं, दिस इज ठीक। बॉय एंड गर्ल दे सोलमनाइज ए मैरिज, ठीक, इनकी मैरिज हो जाती है, बट दैट इज इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ईदर 1 और 4 और 5 ऑफ द सेक्शन 5, सही है, समझे आप। तो इनका जो शादी हुई, इन्होंने शादी तो कर ली, सेक्रेमेंट पूरे का पूरे 7 फेरे लिए, सेक्शन 7 भी कंप्लाई कर डाला इनकी, है ना, इनकी एज भी सही है, कंसेंट भी सब कुछ है, बट दे आर वॉयलेटिंग ईदर 1st, 4th और 5। इनकी शादी जो हुई वो इन कंडीशंस के वॉयलेशन पर हुई, तब क्या आ जाएगा सामने, सेक्शन 11 सामने आ गया। क्या, ना 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 ना, दिस इज नॉट मैरिज, दिस इज व्हाट, सेक्शन 11 आ गए साहब। सेक्शन 11 ने क्या कहा कि दिस इज वॉइड मैरिज। अब सौरभ बोलेगा कि बबुआ ये जो मैरिज है ना ये वॉइड हो तो है, कि वॉइड क्या होता है ये, है ना, कि वॉइड का मतलब है कि शादी नहीं है ये। कह रहे क्या बात कर रहे हो, और जो हमने राउंड 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 जो घूमे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो इतने मंत्रोच्चार हुए, जो सेक्रेमेंट हुए, सब कुछ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। वही तो तुम्हें समझा रहे हैं कि द वैल्यू, जब व्हेन यू से दिस मैरिज इज वॉइड, तो व्हाट इज द लीगल इंप्लीकेशन ऑफ दिस। दिस इज नॉट अ सिंपल वर्ड। When we say such marriage shall be null and void, it means, in other words, we are saying that it is no marriage in the eye of law. It does not exist from the very beginning. You are not husband and wife. कह रहे ऐसा क्या, ठीक। अभी 10 दिन ही हुए थे सौरभ बोस को। जो सुबोधनी पहले एकदम स्वीट सुबोधनी थी, उन्होंने 10 दिन में ही दिखा दिया था कि स्वीट नहीं है। सौरभ को गलती समझ में आ चुकी थी, अचानक उसको सेक्शन 11 की हेल्प मिल गई बस, ठीक। तो सेक्शन 11 का मतलब क्या हुआ, देखो दोनों में अंतर है कि एक होता है कि आप एक लड़के और एक लड़की ने शादी की और उनकी आपस में नहीं बन रही है, देन दे आर गोइंग फॉर द डिवोर्स एज पर सेक्शन 13। फिर वो सेक्शन 13 में अपना क्या है, वो 13 म्यूचुअल कंसेंट से जाएं या फिर कंटेस्टेड हो, द ओनली रेमेडी फॉर देम इज टू सीक द डिवोर्स फ्रॉम ईच अदर। बट यहां पर क्या केस है, यहां पर जैसे मैरिज उसमें हुआ 13 में हुआ, कंडीशन क्या कि पहले शादी होनी तो चाहिए, पहले आपका विवाह होना चाहिए, योर वैलिड मैरिज मस्ट एग्जिस्ट।
But in case of when the case falls under section 11, law says that it is a marriage, please see this, it is a marriage which does not exist from its beginning, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नो लीगल कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम ए वॉइड मैरिज। समझे आप नहीं समझे? नो लीगल कॉन्सिक्वेंस फ्लो फ्रॉम द वैलिड मैरिज। तो ये जो मैरिज हुई, वॉइड मैरिज हुई, यहां का कोई लीगल इम्प्लीकेशन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुबोध बाबू हैं ये मनमोजी की तरह फिर शादी ट्राई कर सकते हैं कि सुबोधनी से बात नहीं बन पाई तो XYZ फिर एप्लीकेशन लगाते हैं दूसरी कोई। क्यों? यहां तो वॉइड है ही नहीं। अब मान लीजिए इसी में मैं कहता हूं, यहां से देखिए अब क्या हुआ, ये हैं वही बात H, B and G, boy and girl, fine, they married each other, but in violation of either first or fourth or fifth of section 5, इन सेक्शन 5 के वॉयलेशन में इन लोगों ने शादी कर ली। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा, सेक्शन 11 इनसे कहेंगे, सेक्शन 11 says that this marriage shall be void. Now this boy marries to someone, suppose G2. Now again this marriage is, यहां पर भी है G, और ये है एट फ्लैट नंबर 1 कह लेते हैं। अब नाउ शी इज लिविंग एट फ्लैट नंबर 2। ये क्या कह रही हैं? आई एम द वाइफ ऑफ बी। शी इज सेइंग आई एम वाइफ ऑफ बी। दोनों ही पत्नियां अपने अपने इस बी को अपना अपना पति बता रही हैं। समझे आप? both girls are saying that I am the wife of B। B का मतलब यहां पे मान लेते हैं सौरभ बॉस। तो जो पहली लड़की है जी, उसको इन्होंने ठहरा रखा है फ्लैट नंबर 1 में कि सुबोध इज माई हस्बैंड। ये होगी सुबोधनी, है ना, ये होगी तत्वबोधनी, है ना, कि जी मेरा हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड। नाउ अब आ गई यहां पर पुलिस कि देखो सौरभ ये तो भागी बाद में। Now you have committed an offense of bigamy because you are having now 2 wives। 494 attract हो गया। Now you shall be punished as per section 494। सही है? तो ये पिक्चर आपको समझ में आया कि हो क्या रहा है। प्रैक्टिकल देखिए, वो तो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा सेक्शन पढ़ना। अब जो प्रैक्टिकल सिचुएशन हो सकती है, 1 boy married to a girl in violation of any of these conditions, whether it is 1st, 4th or 5, section 5, and that is why the status of this marriage was void। He again married to another girl without giving divorce to her। वो भी लड़की है। अब मुझे बताओ कि क्या इसकी ये जो मैरिज है, जो ये इसने जो दूसरी लड़की G2 से शादी की है, क्या ये वैलिड होगी या नहीं होगी? कम ऑन, whether this marriage is valid or it is void or he will be punishable। क्या बाइगैमी के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे इसमें? नहीं अट्रैक्ट होंगे। कम ऑन, इस बात को समझिए, आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, जब जो पहली मैरिज थी, द फर्स्ट मैरिज, देखिए ये जो फर्स्ट मैरिज थी, इस लाइन पढ़िए, विच डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। जो पहली शादी हुई सुबोधनी के साथ, वो इन द आई ऑफ लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। द फर्स्ट मैरिज वॉज एज इफ इट नेवर हैपेंड। पहली शादी ऐसे ट्रीट की जाएगी जी जैसे कभी हुई ही नहीं है। Therefore, if you are again solemnizing a marriage, that will not be considered as the second marriage because first was never existing। First was never existing because that was void। बात समझ में ही नहीं आई आपको ये? In case of a void marriage, parties have no status of husband and wife
Thus, if one of them or both of them take another spouse, अगर वो दोनों ही या उनमें से कोई एक अन्य जगह विवाह करते हैं, the offense of bigamy will not be committed because they have no status of husband and wife. बात समझ में आ रही है आपको? Come on. तो बिकॉज सेकेंड मैरिज, जो फर्स्ट मैरिज है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसलिए देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेकेंड मैरिज एंड देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बाइगेमी इन दिस केस. तो प्लीज लेट मी नो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो, तो क्योंकि यही टेक्निकल है कि जैसे वो ऐसे माना जाएगा कि वो इनविजिबल समझ लीजिए, वो शादी हुई ही नहीं, आपको पति पत्नी ट्रीट ही नहीं किया जाएगा. समझे आप बात? हाँ है ना, बताइए. नाउ अब आप ये कह रहे हैं कि हमने वॉइड मैरिज क्यों लगाते हैं इसके आगे? वाई डू वी से इफ इट इज नॉट मैरिज इट इज वॉइड? तो इसीलिए इसका जवाब ये है, देखिए, बिकॉज व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दिस दे हैव गोन अंडर सम सेरेमनीज ऑफ मैरिज. समझे? तो दिस इज कॉल्ड मैरिज बिकॉज टू पर्संस हैव अंडरगोन द सेरेमनीज ऑफ मैरिज. वो मैरिज उन्होंने किया है, 7 फेरे लगाए, थक गए भागते भागते. समझे? तो मैरिज इसलिए कहते हैं. लेकिन एक इनहेरेंट लेकुना है, दे आर लैकिंग इन द लेजिटिमेसी. इसलिए उसका जो लीगल कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि इट विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज जीरो इन द आई ऑफ लॉ, एज इफ इट इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल. तो दे कैन नॉट क्लेम द कॉन्जुगल राइट्स अगेंस्ट ईच अदर. अगर लड़की दूसरी जगह रहने चली जाए तो ये जो लड़का है वो ये नहीं कह सकता कि जी शी इज माई वाइफ और सेक्शन 9 की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता. उसी तरीके से मेंटेनेंस के राइट्स अराइज नहीं होंगे उसमें, क्योंकि वो मैरिज हुई ही नहीं उनके आगों में. बोलो हाँ है ना? आई बिलीव कि अब ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आ गया होगा. इन रिस्पेक्ट ऑफ ए वॉइड मैरिज no decree of court is necessary. This is not the legal necessity. समझे? But sometimes people file an action for such a declaration. That is what they want to be certain about their legal position. क्या मतलब? इसको मैं समझाता हूं ऐसे. एक थे लोकेश कुमार, सही? क्या नाम है इनका? लोकेश कुमार. चलिए इनकी फिल्म बनाते हैं हम लोग, इन पर एक पिक्चर फिल्माई जाती है. दिस इज व्हाट लोकेश कुमार. इनकी शादी हुई मिस बबली के साथ. ठीक? बबली के चक्कर में ऐसे फंसे कि बस कुछ देख नहीं पाए उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है क्या नहीं है. गॉट इट? नाउ बबली के पीछे एक पूरा पूरा इतिहास है. हस्बैंड 1, हस्बैंड 2, हस्बैंड 3, ऐसी कई फिल्में हैं. मैंने देखी थी, एक फिल्म थी अरशद वारशी की थी, उसमें वो कई, उसने भी मल्टीपल शादी की है, और जिससे शादी एक लड़की ऐसी थी उसने भी कई शादी, उनका काम ही ये था अलग अलग शादियां करके इस तरीके से बेवकूफ़ बनाना. तो बबली कुछ वैसा ही कैरेक्टर समझ लीजिए. तो लोकेश बाबू की शादी हो गई, इन्होंने 7 फेरे इनसे ले लिए. But later on it was revealed to the Lokesh that she is having already husband H1. अब लोकेश को समझ में आया कि बबली ने खेल कर डाला. अब इनको यह भी समझ में आ गया कि दिस मैरिज इज void because it is her second marriage. As per section 11 this is null and void. और इनके पास मेरा लेक्चर भी था, तो इन्होंने इतना ही कर लिया था कि दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द आई ऑफ लॉ. और फिर ही इत्तेफाक से है, एक भगवान ने इनकी उसमें एक हीरोइन भेज दी, उसका नाम था लवली. लवली के साथ दिक्कत क्या है कि उसको यूएसए जाना है. तो लवली ने शर्त ये रख दी, लोकेश या तो मैरिज करो इसी महीने, अदरवाइज यू विल हैव टू वेट फॉर अनदर 5 years बिकॉज आई एम गोइंग फॉर रिसर्च. शादी कर लो, फिर मेरे साथ यूएसए चलो एज ए हस्बैंड, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वीजा प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगी. अब लोकेश इज नाउ इन फियर कि एक शादी इसके साथ हो रखी है, दूसरी शादी मैंने लवली से कर ली, तो
तो कहीं मैं बाइगेमी में फंस जाऊंगा, बिकॉज यहां से मैंने कोर्ट से कोई डिग्री तो ली नहीं है। और बबली कह रही ना ना ना, आई विल नॉट गो टू द कोर्ट, आई विल नॉट गो फॉर द एनरोलमेंट, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स। एंड इवन इफ ही गोज टू द कोर्ट, लोकेश कोर्ट में जाता भी है फॉर द डिक्लेरेशन, जैसा कि सेक्शन 11 कहता है। देखो सेक्शन 11 को दोबारा पढ़ो अब इस तरीके से, यू विल गेट समथिंग इंटरेस्टिंग। इट शैल बी नल एंड वॉइड एंड इट मे बी सो डिक्लेयर्ड, यानी कि नल एंड वॉइड डिक्लेरेशन हो सकती है कब? ऑन ए पेटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर पार्टी। नल एंड डिक्लेयर कराया जा सकता है इसको। अब दिक्कत यह है, ही नोज एवरीथिंग, लोकेश नोज एवरीथिंग नाउ कि दिस इज नल एंड वॉइड है, लेकिन यह है कि अब करे कैसे? लवली भी हाथ से चले जाएगी, बबली मिली नहीं, मिली या मैं उसको संभाल नहीं सकता उसके पास रिकॉर्ड की वजह से, लवली यूएसए जा रही है, तो मेरा होगा क्या? तो नाउ कुछ दोस्तों ने समझाया, इस शशांक भाई साहब इनके संपर्क में, उन्होंने कहा तो बिंदास होकर शादी कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। कह रहे नहीं नहीं ऐसे नहीं। तो क्वेश्चन यहां पर यह हो गया कि वेदर इट इज नेसेसरी फॉर द लोकेश टू गो टू द कोर्ट टू गेट इट एनल्ड, कि कोर्ट से पहले सर्टिफिकेट लेकर के आए कि नो दिस मैरिज इज नल एंड वॉइड। आप समझ रहे हैं सिचुएशन? द आंसर इज व्हाट? आंसर इज दिस इज नॉट ए नेसेसिटी। यू मे अप्रोच कोर्ट फॉर सर्टेन काइंड ऑफ सर्टेनिटी, लेकिन इफ यू डोंट अप्रोच टू द कोर्ट फॉर एनी डिक्लेरेशन, इवन देन लोकेश यू कैन गो फॉर द मैरिज विद द लवली। आप जा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वो। ऑल्दो यू मे अप्रोच टू द कोर्ट फॉर अ डिक्लेरेशन कि दिस इज द रिकॉर्ड, अदर पार्टी वॉज हैविंग ऑलरेडी हैविंग ए हस्बैंड एंड इट वॉज हर सेकेंड मैरिज, देयरफॉर माई मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट इन द आई ऑफ लॉ, इट इज वॉइड अंडर सेक्शन 11, काइंडली डिक्लेयर इट सो। तो कोर्ट विल डिक्लेयर, but even if you don't get declaration, that is not a legal lacuna in the second marriage, that is not a legal requirement. Come on, समझ में आया आपको? नहीं आया ये पॉइंट? कोर्ट merely declares that marriage is null and void. It is not the decree of the court which renders such a marriage void. इसका अंतर समझ रहे क्या मतलब है? The decree of the court merely declares, इसको ऐसे समझ ली, इट मैरिली डिक्लेयर्स दैट मैरिज इज नल एंड वॉइड। आर यू गेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? मैरिली डिक्लेयर्स, ये केवल ये मात्र घोषणा करती है कि ये क्या है साहब, वॉइड मैरिज है। मात्र घोषणा करने का मतलब क्या है? कि जैसे आपने मैच जीत लिया, कोई क्रिकेट मैच है और वो मैच इंडिया ने जीत लिया, और बाद में उसकी केवल एक फॉर्मल डिक्लेरेशन हुई, तो ये नहीं है कि डिक्लेरेशन क्योंकि हुई इसलिए मैच जीता, क्योंकि मैच जीता था इसलिए डिक्लेरेशन हुई। समझ रहे हैं बात? बिकॉज द इंडिया हैज वॉन द मैच, देयरफॉर द इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड टू बी द विनर। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द विनर declaration he won the match. So same thing in this case, in the void marriages, this marriage is void, this marriage is not existing and it is merely declared by the court subsequently कि ठीक है, now एक स्टैंप लग गई है। then again आपको बहुत confusion नहीं होगा, हर प्लेटफॉर्म पे आपको जा करके बार बार ये बात समझानी नहीं पड़ेगी कि why this is void marriage। तो ये है कोर्ट अप्रोच करके कोर्ट की डिग्री लेने का फायदा, बिकॉज इट ब्रिंग्स यू सर्टेनिटी, निश्चितता उसमें आएगी। यू विल से आई हैव द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बस बात खत्म। मान लीजिए इसी केस में लोकेश चला जाए, है ना, लोकेश भी तैयार है, लवली भी तैयार है, तो लवली ने कहा लोकेश जरा पेरेंट्स से मिल लेना। अब मिल गए मेजर साहब, यंग मैन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फर्स्ट मैरिज? सर वो तो वॉइड है, नॉट एग्जिस्टिंग इन द आई लॉ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अब समझाता रहो लोकेश मेजर को, कर्नल को, कैसे वॉइड है कैसे नहीं है। अगर होता कोर्ट का एक डिक्लेरेशन, बट दिस इज द डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट दैट मैरिज हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, तो यहां पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो कर्नल साहब एकदम कहेंगे गो हेड,
वरना कहें नो 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 आई डोंट वांट टू एंटर इनटू एनी कंफ्यूजन दिस कट आउट। तो समझे लोकेश, कैसी लगी आपको ये कहानियां? आई बिलीव कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 11। इससे ज्यादा इसमें करना नहीं है आप लोगों ने, बस हमने क्या करना था, लीगल इफेक्ट समझ लिए इसके। तो बेसिकली सेक्शन 11 तो ये है ही है। अब इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप बस, कि अगर सेक्शन 7 की जो कंप्लायंस है ना, जो सेक्शन 7 की जो कंप्लायंस है, सेक्शन 11 सेज अबाउट 3 ग्राउंड्स, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, बट यू कैन ऐड एज वेल इफ दिस सेक्शन 7 की जो कंप्लायंस है वो पूरी नहीं होती, तो बेसिकली उसको कहते हैं इनवैलिड, वॉइड की कैटेगरी में नहीं आएगा। दैट मैरिज शुड बी इनवैलिड। वो भी कहेंगे कि इट इज ऑफ नो इफेक्ट, बट वॉइड स्पेसिफिकली कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ओनली एज पर द डेफिनेशन बिकॉज ऑफ दोज 3 रीजंस। तो ये हुआ सेक्शन 11। दोस्तों लाइक आपने कर दिया, कमेंट आपने लिख दिया, सब्सक्राइब कर दिया, वो सारी बातें आपने कर दी होंगी, आई नो, आई ट्रस्ट यू। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूँ ये फिर एक टिप दे रहा हूँ आपको मैं, ये जब भी कभी आपका पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, PYQ प्रीवियस ईयर्स के MCQ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आप तुरंत के तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे। इस टिप के साथ प्लीज गो टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।